नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात है उस पर बात करेंगे। स्विस वजारत ख़ारजा की तरफ से बयान जारी हुआ है कि जिसमें मुज़ाकरात जारी की स्टेटमेंट हमारे सामने आई है और मुख्तलिफ ममालिक के जो सफारतकार हैं वो बातचीत बरकरार रखने के लिए कोशा हैं और मुसलसल इसके हवाले से कोशिश पाकिस्तान की भी हमारे सामने थी। लेकिन इजराइल बेसिकली इस पीस एग्रीमेंट को ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस भी इसकी तरफ इशारा कर चुकी हैं। इंटरनेशनल मीडिया बार इस हवाले से जो है वो खबरें बता रहा है। और ख़ित्ते में क्या एक बार फिर से आग लग सकती है? इसराइल तो कोशिशें इसकी कर रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी ख़तरे में है? डोनाल्ड ट्रंप प्रेशराइज तो हैं इस हवाले से, लेकिन मुज़म्मिल साहब आपको क्या लगता है कि अब की बार ये पीस एग्रीमेंट हो पाएगा? क्योंकि जितनी दफ़ा ईरान धोखे खा चुका है, अब आपको लगता है कि इस दफ़ा मज़ीद एक बार फिर से हमारे सामने हालात नॉर्मल होकर सामने आएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों तरफ जिम्मेदारी है। मोहसिन नकवी साहब आज जो है ईरान गए हैं जी, और यकीनन वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम पैगाम लेके इस वक्त ईरान गए हैं। जो एक डेडलॉक है मुज़ाकरात में, ये दुरुस्त है कि स्विस वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात जारी हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद हैं कृष्णर, वो भी इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में हैं, लेकिन स्टीव विटकॉफ अभी नहीं पहुंचे हैं। अब्बास इराक़ची साहब के भी स्विट्ज़रलैंड जाने की खबरें हैं, लेकिन वो अभी तक स्विट्ज़रलैंड नहीं पहुंचे हैं। तो अभी कोई आला सतही मुज़ाकरात नहीं शुरू हुए। अगर हो है भी रहे हैं तो बहुत टेक्निकल टीम्स के जूनियर लेवल के दोनों वफूद आपस में ज़रूर स्विट्ज़रलैंड में मिल रहे होंगे, लेकिन जो बड़े मुज़ाकरात हैं या बड़े दोनों तरफ से बड़ी क़यादत में मिलना है वो अभी मुमकिन नहीं हुआ। ईरान कह रहा है कि जो MOU का पैरा 13 है उस पर अमल किया जाए और वो पैरा 13 है लेबनान में सीज़ फायर के हवाले से। अब कल 4 बजे से लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान एक सीज़ फायर मौजूद हुआ तो है, लेकिन अभी वो कोई देर पा सीज़ फायर नहीं है और फिर बहुत सारे इलाकों पर इजराइल ने कब्जा भी किया है लेबनान के, उन इलाकों के इनखला की भी बात है। लेकिन आप अच्छी बात यह है कि आबनाए हुर्मस खुला है, अच्छी बात यह है कि ऑयल की ट्रेड हो रही है, अच्छी बात यह है कि ऑयल की कीमतें नीचे आ गई हैं जो इस लेकिन उतनी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। इस पर तो नहीं, खैर $75 तक आ गई हैं, आलमी मार्केट में बहुत नीचे आ गई हैं। आप पाकिस्तान की बात ना करें, हम तो इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कीमतें नीचे आ गई हैं। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी जगह जो है वो ऊपर गई है। तो एक पॉजिटिव इशारे जो MOU के हैं वो तो आ गए हैं। ऑयल सप्लाई चेन के हवाले से कह रहे हैं अबनाए हुर्मस से रिकॉर्ड जो है शिप्स गुजरे हैं, सब कुछ है। तो वो अबनाए हुर्मस तक तो मुआहदा इम्प्लीमेंट हो गया है। अब जो मुज़ाकरात वाली बात है उसमें एक लेबनान वाला इशू जो है वो अभी टीदिंग प्रॉब्लम के तौर पर सामने है। एंड दिस इज ट्रस्ट डेफिसिट। नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात नहीं है। देखें, उसमें इजराइल के अपने स्टेक्स हैं, हिजबुल्लाह के अपने स्टेक्स हैं। देखें, कोई ईरान पर तो हमला नहीं कर रहा बट अमेरिका इस बात पे तो सेम पेज पे नहीं है ना? नहीं, अमेरिका ने ओपनली इजराइल को कंडेम किया है। JD वैंस साहब ने ओपनली कंडेम किया है। अब कोई अमेरिका जो है वो ईरान के लिए इजराइल पर हमला तो नहीं करेगा ना। आप मेरी बात समझें, वो इजराइल को कहेगा कि आप सीज़ फायर करेंगे। ये सीज़ फायर उसने कराया, लेकिन उसके लिए हिजबुल्लाह का गैर मुसल्लह होना भी ज़रूरी है। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। आप मेरी बात समझें, अगर हम ये समझें कि अमेरिका जो है वो इस मुआहदे की खातर इजराइल पर हमला कर देगा तो ये तो मुमकिन नहीं, हमें मेरा ख्याल समझना नहीं चाहिए। ये दुरुस्त है कि हिजबुल्लाह और इजराइल की जो लड़ाई है ईरान उसको ओन करता है, इसीलिए हिजबुल्लाह को ईरान की प्रॉक्सी कहा जाता है। अब देखने वाली बात है कि आगे चल के क्या हिजबुल्लाह इजराइल के दरमियान कोई पक्का सीज़ फायर मुमकिन है? क्या हिजबुल्लाह देखना तो ये है ना कि सीज़ फायर को तोड़ता कौन है? सर, पहली बात तो सीज़ फायर होना इम्पोर्टेंट है ना, तोड़ने की तो बात की बात है। पहली बात तो ये है कि क्या हिजबुल्लाह और इजराइल मिलकर किसी सीज़ फायर के एग्रीमेंट पर साइन करने को तैयार है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ये गारंटी दे कि मैं आज के बाद इजराइल पर हमला नहीं करूंगा। ये भी तो इजराइल के लिए, हिजबुल्लाह के लिए बड़ा मसला होगा ना। और अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ लड़ना ही नहीं है और उन्होंने इजराइल के साथ सीज़ फायर कर लेना है तो सब कहेंगे कि अब हिजबुल्लाह की जरूरत ही नहीं है। नहीं, लेबनान को जलाने की धमकी तो इजराइल की तरफ से आई है ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। तो इजराइल दे रहा है। अगर हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर हो जाता है और एक पीस एग्रीमेंट हो जाता है, अगर तो फिर हिजबुल्लाह की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। लेबनान वाले कहेंगे अब हिजबुल्लाह की क्या जरूरत है? हिजबुल्लाह ने लेबनान से तो नहीं लड़ना, ऐसा ही है, उसने तो इजराइल से लड़ना है। और अगर इजराइल से ही उसकी सुलह हो जाए और सीज़ फायर हो जाए और वो लिख कर दे दे कि मैं आज के बाद इजराइल, कौन है रास्ते की रुकावट? कौन है? मुझे लगता है हिजबुल्लाह के लिए भी ये बहुत मुश्किल है कि वो इजराइल के साथ सीज़ फायर कर ले।
जितना इजराइल के लिए मुश्किल है कि वो हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर कर ले। फिलहाल तो पूरी दुनिया में इजराइल की क्रेडिबिलिटी पे बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। अभी जैसे एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से कि ईरान के पास होने चाहिए, जैसे वो तो बात तय हो गई क्योंकि एमओयू पे बैलिस्टिक मिसाइल्स वाला इशू ही नहीं आया। इसका मतलब है उस पर दुनिया पहले तो मसला था ना, गैर मशरूत तरीके से सरेंडर कराना चाह रहे थे। अब तो वो इशू नहीं है। देखें जो इशू सेटल हो गए, हमें उन पर बात करने की क्या, वो सेटल हो गए। अभी भी निगोशिएट होंगी, अब निगोशिएट होना न्यूक्लियर है, इस पर बात होगी। सना आप गलत बात करें। अब निगोशिएट होना न्यूक्लियर और सैंक्शंस। अब मिसाइल्स पर तो बात नहीं होनी, वो तो जस्टिफाई हो गए, जस्टिफाई हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। अब आप उसको तनाजा ना बनाए रोज प्रोग्राम में उस पर बात करके। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आता है जैसे ही प्रेशराइज करता है इसराइल, हमने देखा नहीं इससे पहले प्रोग्राम्स में। ठीक है, अगर वो एमओयू में लिखा जाता कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पे बात होगी तो होनी थी ना, वो एजेंडे पर ही नहीं है। आप बात समझे, वो बात खत्म हो गई, वो अब एजेंडे पर ही नहीं है। एजेंडे पर है न्यूक्लियर और सैंक्शंस हैं और लेबनान, तीन चीजें एजेंडे पर हैं। लेबनान वाला मसला इस वक्त चल रहा है, उसका पैरा 13 जो है उस पर ईरान कह रहा है कि जब तक वो नहीं होगा हम टेबल पर नहीं बैठेंगे, और न्यूक्लियर पर बात होनी है और सैंक्शंस पर बात होनी है। तीन इश्यूज हैं जो अमेरिका के और ईरान के दरमियान तय तलब है, और कोई इशू इस वक्त तय तलब नहीं है मेरे ख्याल में। मोहसिन नकवी साहब गए हैं ईरान को ये समझाने कि आप अमेरिका के साथ मेज़ पर तो बैठे ना। आपका मेज़ पर बैठने से इनकार जो है वो इजराइल को मजबूत करता है, ईरान को मजबूत नहीं करता, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि मुज़ाकरात ना हो, इजराइल ये चाहता है कि डील ना हो। जब आप इजराइल के ट्रैप में आ जाते हैं तो आप इजराइल के ट्रैप में आके इजराइल की मदद करते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ईरानियंस को समझाने गए हैं कि बहुत सारी बातें मुज़ाकरात की मेज़ पर हो जाएंगी, मेज़ पर आने से इनकार ना करें। और मैं समझता हूँ ये ठीक बात है कि ईरानियंस को अब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से इनकार नहीं करना चाहिए, उनको मेज़ पर बैठ के बातें मनवाने का आर्ट आना चाहिए। ये कि जी हम आते ही नहीं है, पहले हमारी बात माने, हम आते ही नहीं हमारी बात माने, इससे इजराइल को फ़ायदा होगा। पूरी उम्मत मुसलमान ये बात समझती है कि इसके नतीजे में इजराइल का फ़ायदा होगा, ईरान का या मुस्लिम उम्मा का फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा मेरा ख्याल है ईरान को ये समझाने के लिए मोहसिन नकवी साहब गए हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड जाएँ, आप वहाँ पे अमेरिकन से मिलें और बाकी जो बातें हैं वो टेबल पर बैठ के करें। अब्बास अरागची साहब की भी और कालिबाफ साहब की भी जान को खतरा है, इस हवाले से भी बहुत से लोगों की स्टेटमेंट सामने आई है। खतरा तो रूमर्स तो नहीं कह सकते ना, इसीलिए यही वजह कि फायर हो गया। खतरा तो वो जंग के दिनों में सारी दुनिया फिरते रहे हैं। अब्बास अरागची साहब जंग के दिनों में उन्होंने 14 मुल्कों के दौरे किए हैं, तो किसी ने उन पर हमला किया है? मतलब ये क्या बात हुई? जंग के दिनों में वो चाइना भी गए हैं, रशिया भी गए हैं, यूरोप भी गए हैं, इंडिया भी गए हैं, पाकिस्तान भी आए हैं, ओमान भी गए हैं, कतर भी गए हैं। मेरा मतलब है तो किसी ने उन पर हमला किया है? ये अब मुज़ाकरात के लिए जाएंगे तो कोई हमला कर देगा तो फजूल बात है। मेरा मतलब है कि अब तो सीज़ फायर हो गया, जब जंग थी उस वक्त किसी ने उन पर हमला नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता ये वजह है। अब ईरान को इस तरह के एक्सक्यूज़ की बजाय जाकर अमेरिका के साथ मेज़ पर बैठना चाहिए और मेज़ पर बैठकर अपनी बात करनी चाहिए। अब मेज़ से राह फरार जो है वो इजराइल का एजेंडा है। बिल्कुल ठीक है, मतलब सब आगे बढ़ते हैं और बात 9 मई के हवाले से कर लेते हैं। 9 मई के एक और मुकदमे का जो फैसला है वो सुना दिया गया है और तहरीके इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं उनको 10-10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है और शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर से बरी करा दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं इसमें, उमर सरफराज चीमा है, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब, जिनको 10-10 साल की सज़ा ATC जज मुजफ्फर अली गुल ने सुनाई। इन्हें पहले भी 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ाएँ हो चुकी हैं और लाहौर के तमाम 9 मई के मुकदमात में इन्हें सज़ाएँ हो रही हैं। तो ये उन सज़ाओं का तसलसल है। इससे आप कह सकते हैं कि रियासत की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है। कुछ लोग जो पिछले दिनों कह रहे थे कि बातचीत हो रही है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले पैदा हो गए हैं और कह जी बड़ी खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और जी जेल से निकाला गया एक रिटायर तो वो सब मैंने तब भी कहा था वो सब बातें फजूल हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज की सजाओं का कंफ्यूजन भी लेकिन बड़ी जो है वो क्रिएट की जाती है, क्या उसके पीछे क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये स्मोक स्क्रीन आपके दिल खुश करने के लिए, क्योंकि आपका दिल चाहता है कि ऐसा हो जाए तो आप उस स्मोक स्क्रीन को बाय कर लेती हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं। पूरा पाकिस्तान ही फिर इसका मतलब है कि स्मोक स्क्रीन को बाय कर लेते हैं? नहीं, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं, पूरे पाकिस्तान की आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, असल मुद्दे से तवज्जो हटाने के लिए
لوگوں کو پتہ ہے کہ اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے بہترین تعلقات ہیں، لوگوں کو پتہ ہے ون پیج موجود ہے، لوگوں کو پتہ ہے یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ معیشت مسئلہ ہے نا، اصل مسئلہ تو معیشت ہے، حکومت تو بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ معیشت بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ ضرور موجود ہے، لیکن اس کا حل اڈیالہ نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھیں، بہت سے لوگ لیکن مانتے ہیں کہ لیکن اڈیالہ حل ہے، ہو سکتا ہے۔ نہیں، کوئی نہیں مانتا، سب کو پتہ ہے اڈیالہ کے دور میں معیشت کو اچھی نہیں چل رہی تھی، کوئی نہیں پاکستان میں مانتا کہ اڈیالہ کوئی معیشت کا حل ہے، معیشت خراب کرنے کا حل ہے اڈیالہ، اس کو لا کے آپ مزید خراب کر سکتے ہیں، ٹھیک نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر پاکستان کے معاشی مسائل حل کرنے ہیں تو اس کا حل اڈیالے میں نہیں موجود ہے۔ یہ گورنمنٹ مانتی ہے ایسا؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی مانتی ہے، پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز بھی یہ بات مانتے ہیں کہ وہ اس کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی وزیر خزانہ ہی نہیں ہے جو ملک چلا سکے، وہ تو پھر ان کو حفیظ شیخ یا شوکت ترین امپورٹ کرنا پڑا تھا اپنا تو 8 دن بعد۔ تو جس پارٹی کے پاس وزیر خزانہ ہی نہیں ہے اس نے کیا ملک چلانا ہے؟ تو میرا ٹیکنیکل خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سزائیں جو ہیں یہ ایک سوچ کا اور ایک پالیسی کا تسلسل ہے۔ ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب باہر نہیں آ رہے، وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں آ رہے۔ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ملک باہر آ جاؤں تو آپ جیسے سب لوگ کہیں گے کہ میں کمپرومائز کر کے سیٹلمنٹ سے باہر آیا ہوں، سب کہیں گے سب، تو پھر رہائی ضائع ہو جائے گی، پھر جیل ہی بیٹھا رہتا ہوں، میرا مطلب ہے رہائی۔ تو اس لیے میرا خیال ہے وہ رہائی ان کی ہو سکتی ہے، وہ خود کو رہا نہیں کرانا چاہتے، وہ اپنی مرضی سے جیل بیٹھے ہیں اس وقت، میری رائے یہ ہے۔